नमस्कार साथियों, आप सबका भासमी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आज का हम लोगों का जो सेशन होने वाला है उसका टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। साथियों, भारत का संवैधानिक विकास का जो इतिहास है वो 1773 से स्टार्ट होता है और 1947 तक जब भारत आज़ाद हो जाता है तब तक का है। तो इसको हम लोग जो है कि 2 वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अध्ययन की सुविधा से जो बांटा गया है इस टॉपिक को वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का जो सफ़र है वो है 1773 से लेकर के 1858 तक। दूसरा जो है वो है 1858 से 1947 तक, क्योंकि 1773 से 1753 तक का जो कानून है वो कंपनी के लिए बनाया जाता है और फिर कंपनी उसे जो है कि भारत में अप्लाई करती है। उसके बाद 1857 में क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद यहाँ की जो बागडोर होती है भारत की, वो कंपनी के हाथों से छीन करके ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चली जाती है। अर्थात भारत जो होता है 1858 के बाद वो पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाता है। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें जो MCQ होंगे वो आपके 1773 से लेकर के 1853 के एक्ट तक के होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग पेपर और पेन लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि ये MCQ होने को तो 20-25 ही रहेंगे, लेकिन अगर उनसे देखा जाए तो आप काफ़ी टॉपिक कवर कर सकते हैं और सारे अधिनियम आपके उससे जो है कि कवर हो जाएंगे। तो मेन जो आपको लगेगा वो चीज़ आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न। आपके सामने है पहला प्रश्न। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? सवाल एक बार फिर से सुनिए कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, किसका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? ऑप्शन पे विचार करिए। ऑप्शन नंबर ए है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम और 1833 का अधिनियम। आपके सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु जो प्रावधान किया गया था वो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत किया गया था। तो साथियों, आप लोग नोट कर लीजिए 1773 के जो मुख्य प्रावधान थे वो क्या क्या थे, ताकि अगर इससे रिलेटेड और कोई सवाल आया आपके एग्जाम में या आगे भी इसी प्रश्न श्रृंखला में तो वो आप आसानी से टैकल कर सकें। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान जो है उसमें पहला प्रावधान ये है कि ब्रिटिश कैबिनेट जो होती है वो भारतीय मामलों में पहली बार हस्तक्षेप करती है। कौन? ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट पहली बार भारतीय मामलों में इंटरफेयर करना स्टार्ट करती है और ये कहती है कि कंपनी के डायरेक्टरों से ये कहती है कि वे अब से दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के सभी कार्य सरकार को अवगत कराएंगे। मतलब कि कंपनी अब जो भी दीवानी और सैन्य से संबंधित कार्य होगा उनसे जो है कि उन कार्यों से वह ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंट्रोड्यूस करेगी। दूसरा प्रावधान आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान हुए थे उनमें से मुख्य प्रावधान ये था कि एक बॉडी की स्थापना की गई थी। कौन सी बॉडी थी ये? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी। तो आप आंख मूंद के जवाब दे सकेंगे अब कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे हिंदी में संचालक मंडल भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो टेन्योर था वो था आपका 4 ईयर। मतलब कि ये एक बार अगर चुन ली जाती थी कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये 4 साल के लिए चुन ली जाती थी। जैसे कि आज हमारे देश में कई पद होते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो उस पर 5 साल के लिए व्यक्ति चुन लिया जाता है। बाद में भले सरकार गिर जाती है, गठबंधन वगैरह की होती है या विश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो वो अलग बात है। तो वैसे ये लोग एक बार चुन लिए जाते तो ये 4 ईयर्स के लिए चुन लिए जाते थे। अगला प्रावधान जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में है वो ये है कि बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया।
कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया, जिसमें जो है कि कौन कौन होते थे? नंबर 1 तो गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल, और दूसरे क्या होते थे? 4 पार्षद इनके होते थे। कितने? 4 पार्षद। गवर्नर जनरल और 4 पार्षदों से मिल करके एक प्रशासक मंडल का इस अधिनियम के तहत निर्माण किया गया था। और इस अधिनियम के तहत जो मुख्य प्रावधान हुए थे वो भी आप जान लीजिए कि बंगाल का गवर्नर जनरल तो जो था कहाँ का? ये सबसे मुख्य प्रावधान, आप इसे याद रखिएगा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे जो है कि समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का, मतलब जिन जिन क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने आधिपत्य कर रखा था, अब उसे उन सभी क्षेत्रों का मिला करके गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को 1773 तक जितने भी एरिया पे अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ था उन सभी क्षेत्रों का गवर्नर कौन कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और इसके तहत एक मुख्य जो प्रावधान हुआ था वो ये था कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अधिनियम था 1773, लेकिन कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो हुआ था 1774। प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिनियम और किस ईयर दोनों, तो आपको मालूम होना चाहिए। और इसके जो चीफ जस्टिस थे, कौन? सीजे चीफ जस्टिस ये थे, इनका भी नाम पूछा गया है, एलिजाह इम्पे। जो बंगाल में पहली सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसके चीफ जस्टिस के पद में पहले बने थे एलिजाह इम्पे। चीफ जस्टिस के पद को सुशोभित किए थे सबसे पहले। और क्या हुआ कि कंपनी के कर्मचारियों का जो अपना निजी व्यापार होता था, क्योंकि कंपनी के आप देखे होंगे कि 1765 से 1772 तक जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसमें कंपनी के अलावा व्यक्तिगत लोग भी व्यापार करना शुरू कर दिए थे। कौन? व्यक्तिगत, मतलब कि निजी लोग भी व्यापार करना शुरू कर दिए थे। तो इसको क्या किया गया? इस अधिनियम के तहत इसको प्रतिबंधित किया गया। ये क्या हो गया? बैन हो गया ये प्रावधान। तो 1773 के तहत ये कुछ प्रावधान हुए थे, जिनमें से आपको वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन अगर नहीं सबको आप याद कर पाते हैं तो कुछ मुख्य तो ज़रूर याद रहने चाहिए आपको कि इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को उस समय जितने भी अंग्रेजों के आधिपत्य में क्षेत्र थे सबका क्या कहा जाने लगा? उसे गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को और अन्य अधीन उसके क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में, जिसके चीफ जस्टिस एलिजाह इम्पे थे। और कैबिनेट में भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और जो एक बॉडी की स्थापना हुई थी वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इतने प्रावधान, मतलब इतनी सारी जानकारी आपको जो है कि एक प्रश्न से मिली। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? देखिए उसी के डिस्क्रिप्शन, उसी की व्याख्या से आपका ये प्रश्न भी हो जाएगा। तो आंख मूंद के आप जवाब दीजिएगा। क्या पूछा है? अधिनियम पूछा है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय, क्या? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो यहाँ पे ईयर नहीं दिया है, देखिए इसमें अधिनियमों के नाम दिया है। 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान अधिनियम 1950। आपके सवाल का सही जवाब रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ईयर आपका 1774। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी आपके उसी व्याख्या से हो जाएगा, एलिजाह इम्पे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? क्या है सवाल कि भारत के गवर्नर, किसको? भारत के गवर्नर जनरल, आपका सवाल है भारत के गवर्नर जनरल को
भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? देखिए स्क्रीन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन है आपके 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 ईस्वी का एक्ट और 1813 का एक्ट। आप लोग विचार करिए, हम आपके सवाल का सही जवाब बताते हैं। आपके सवाल का सही जवाब है 1786। क्या? 1786 आपके सवाल का सही जवाब है। 1786 में क्या प्रावधान किया गया था जान लीजिए कि 1786 में गवर्नर जनरल जो था उसको कमांडर इन चीफ, मतलब जो भारत में ब्रिटिश कंपनी का मुख्य सेनापति हुआ करता था ब्रिटिश सेना का, उसकी भी शक्तियां इसको मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ इसे ये राइट मिल जाता है कि ये विशेष परिस्थितियों में, कब? विशेष परिस्थितियों में इसे अपनी जो समिति रहती है उसके निर्णय को ये क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है, चाहे तो स्वीकार नहीं करे, लेकिन विशेष परिस्थिति शब्द इसके साथ लगा है। तो जब कभी ऐसी विशेष परिस्थिति आती जिसमें इसे लगता कि मुझे अपनी समिति के निर्णय को नहीं मानना चाहिए था, तो ऐसा करने के लिए वो सही था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? वही सवाल है आपका, ये इसका भी सही जवाब हो जाएगा 1786। क्योंकि देखिए पूछिए क्या दिया, पढ़िए कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला। देखिए इस प्रश्न में एक ट्विस्ट छुपा है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ना कह करके गवर्नर जनरल का नाम ले लिया है। मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन थे जब यह एक्ट आया? 1786 का जब एक्ट आया है तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस भाई साहब बहुत उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट आदमी थे। तो ये उनको जो है कि गवर्नर जनरल बनाना चाहते थे अंग्रेज, ये तैयार नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने एक क्या रखी? शर्त रखी। इन्होंने ये शर्त रखी कि जब आप गवर्नर जनरल को ही आप जो है कि मुख्य सेनापति की शक्ति, मतलब कि कमांडर इन चीफ की जब शक्ति आप देंगे तो ही हम इस पद को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो अंग्रेजी सरकार तैयार हो जाती है और उन्हें वो मतलब कि गवर्नर जनरल को ही अब कमांडर इन चीफ की पावर मिल जाती है। तब ये भाई साहब एक्सेप्ट करते हैं गवर्नर जनरल के पद को। तो थोड़ा सा प्रश्न घुमा के पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो आपका ऑप्शन है सही ऑप्शन 1786 का एक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। देखिए जब आप सारे अधिनियम पढ़ेंगे तो उनमें पहली बात तो 1803 में कोई अधिनियम ही नहीं आया था, ये कट जाएगा। 1793 में आया था, तो उसमें महज इतना बताया गया था कि कंपनी के जो व्यापारिक कार्य हैं उन्हें 20 ईयर्स के लिए क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। 20 साल के लिए कंपनी के कार्य को बढ़ाने का बस केवल प्रावधान था 1793 के एक्ट में। बचा 1813 और 1833। तो जब आप पढ़ेंगे 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, तो दोनों में ही आपको मिलेगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए थे। पहली बार व्यापारिक एकाधिकार समापन की जो बात हुई थी वो आपकी 1813 के अधिनियम में व्यापारिक एकाधिकार के समापन की बात हुई थी। लेकिन क्या हुआ था कि यहाँ पे पूर्णतः शब्द नहीं आया था। कहाँ? 1813 में पूर्णतः शब्द नहीं आया था। मतलब कि 1813 में कंपनी के पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया था। तो किनके साथ बरकरार था? चाय के साथ, मतलब कि चाय और चीन के साथ। चाय और चीन पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है कि बरकरार रहता है। लेकिन
और बाकी मामलों में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है। अर्थात अब कंपनी के अलावा कोई निजी व्यक्ति भी व्यापार कर सकता है, केवल चाय और चीन को छोड़कर। मतलब चीन के साथ केवल कंपनी का व्यापार होगा, कंपनी व्यापार करेगी, और चाय का व्यापार भी केवल कंपनी करेगी। बाकी अन्य वस्तुओं और अन्य क्षेत्रों, अन्य देशों के साथ कोई निजी व्यक्ति भी व्यापार कर सकता है। ये प्रावधान हुआ आपका 1813 में। इसी प्रावधान को और विस्तार करते हुए 1833 का अधिनियम आया, तो ये विचार किया गया। इसमें यह प्रावधान था कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब कि व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो व्यापार 1813 में कंपनी को बचा हुआ था, 1813 के अधिनियम में, चाय और चीन के साथ, वो भी क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। मतलब अब चाय का व्यापार भी कोई निजी व्यक्ति कर सकता था और चीन के साथ भी कोई निजी व्यक्ति व्यापार कर सकता था। तो यहीं पे और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि 1813 के अधिनियम में और क्या क्या मुख्य प्रावधान थे, और 1833 के अधिनियम में एक एक प्रावधान तो आपने जान ही लिए, और एक एक दो प्रावधान बचे होंगे, उन्हें भी जान लीजिए, और हो सके तो इन्हें नोट डाउन करते चलिए। एक अच्छा खासा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। 1813 के अधिनियम में एक और प्रावधान आया। कंपनी ने पहली बार शिक्षा पर, किस पे, शिक्षा पर बजट खर्च करने का एक मुश्त राशि, मतलब एक ठीक ठाक राशि 1 लाख रुपए खर्च करने का बजट बनाया। कितना? 1 लाख रुपए। रुपए का सिंबल आपका जो प्रेजेंट टाइम में वो ये है। 1 लाख रुपए जो है कि खर्च करने का बजट बनाया। ऐसा प्रावधान किया गया किसमें? 1813 के अधिनियम में। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया। वो प्रावधान ये था कि कंपनी की अब जो है कि ईसाई मिशनरियाँ जो थीं वो भारत में अपना प्रचार कर सकती थीं। ईसाई मिशनरियों को प्रचार के लिए छूट दी गई। ईसाई मिशनरियों को छूट मिली, किसके लिए? प्रचार के लिए। तो ये 3 मुख्य प्रावधान थे 1813 के अधिनियम के। 1833 के अधिनियम के जो प्रावधान हैं, एक तो आप जान ही रहे हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण ट्रेड पे, उनकी ट्रेड की अधिनियम आपका आ जाता है। 1833 में अधिनियम आ जाता है। तो ये भाई साहब उस समय जो है कि गवर्नर जनरल रहते हैं। तो इस वजह से ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी हो जाते हैं और पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल। इसके अलावा इस अधिनियम में क्या प्रावधान रहता है?
इसी अधिनियम के तहत एक प्रावधान किया जाता है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी रहती है वो 3 सदस्य रहती है। अर्थात गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में 3 सदस्य हुआ करते थे। कार्यकारिणी में 3 सदस्य हुआ करते थे। कार्यकारिणी में 3 सदस्य हुआ करते थे। जो चौथे सदस्य के रूप में इसमें शामिल होते हैं वो मैकाले जी शामिल होते हैं, लॉर्ड मैकाले। इनके बारे में आप लोग बहुत पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि ये पूरे भारत की दशा दिशा बदल देते हैं अपने पक्ष में, फिलहाल भारतीयों के पक्ष में नहीं। लॉर्ड मैकाले ये विधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, मतलब चौथे सदस्य रहते हैं ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के किस रूप में? विधि सदस्य के रूप में। विधि सदस्य के रूप में ये आते हैं। और इस अधिनियम के तहत जो प्रावधान होता है वो ये है कि विधि आयोग की भी स्थापना की जाती है। किसकी? विधि आयोग। इसी अधिनियम के तहत विधि आयोग की स्थापना की जाती है। इसी अधिनियम के तहत जो है वो दास प्रथा को, 1833 के अधिनियम की बात हो रही है, दास प्रथा को क्या कर दिया जाता है? गलत ठहरा करके रोक दिया जाता है, मतलब दास प्रथा पर रोक लग जाती है। और दास प्रथा को समाप्त करने वाले जो गवर्नर जनरल रहते हैं, ये भी कई बार ये सवाल पूछा गया मॉडर्न हिस्ट्री में, आप लोग यहीं पे जान जाइए। दास प्रथा को समाप्त करने वाले जो गवर्नर जनरल रहते हैं वो रहते हैं लॉर्ड एलनबरो। इनका नाम रहता है लॉर्ड एलनबरो। भारत में ये दास प्रथा के समापनकर्ता माने जाते हैं, लॉर्ड एलनबरो। 1843 में ये करते हैं दास प्रथा का समापन, 1843 में। और इसके अलावा इस अधिनियम में जो एक प्रावधान रहता है वो ये रहता है कि इसी अधिनियम की धारा 87, कौन सी? उसका आगे छाप चल के हमारे फंडामेंटल राइट में भी पड़ता है। हमारे संविधान के निर्माता इन बातों को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। इसमें इस अधिनियम की धारा 87 के तहत एक प्रावधान किया गया था कि अगर कंपनी में कोई पोस्ट खाली होगा या किसी पोस्ट की वैकेंसी आएगी तो उसमें किसी व्यक्ति को के साथ जो है कि धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इतने प्रावधान थे 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट के, 1833 के, सॉरी। आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 7। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? आपने पहले ये सब पढ़ चुका है, मैंने लेक्चर में आपको बता दिया है, तो आंख मूंद के मारिएगा। क्या बोला है कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन, देखिए चाय और शक्कर भी कहीं कहीं आ जाता है, तो आप लोग चीन ही याद रखिएगा, चाय और चीन के साथ, चीनी मत समझ लीजिएगा, कई बार जल्दबाजी में ऐसे समझ करके सवाल गलत हुए हैं। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, तो 1813, क्योंकि 1833 में जो है कि इनके साथ भी समाप्त हो जाता है व्यापारिक एकाधिकार 1833 में। 1813 तक के अधिनियम में मतलब 20 साल के लिए बरकरार रहता है, 13 से 33, 20 साल। अब अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, तो आपने देखा कि ये तो था ही, व्यापारिक गतिविधियां क्या कर दी जाती हैं? पूर्णतः समाप्त कर दी जाती हैं। पूछा है कौन सा एक नहीं था? ऑप्शन नंबर बी है काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। आपने देखा है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है, ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, ये भी आपका सही है, क्योंकि विधि आयोग विधि सदस्य के रूप में एक व्यक्ति आ गया था। ऑप्शन नंबर डी है आपका। अगर इसमें देखिए थोड़ा आपको डाउट लग रहा हो सी में तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी है आपका, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, तो आपको तुरंत पकड़ लेना चाहिए भारतीय की नियुक्ति कहाँ हुई थी? विधि सदस्य के रूप में। विधि सदस्य तो गए थे, एक लोग विधि सदस्य के रूप में गठित हुए थे जो कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के चौथे सदस्य के रूप में थे। पहले 3 ही सदस्य हुआ करते थे, उनके जाने के बाद 4 हो जाते हैं और वो व्यक्ति रहते हैं मैकाले इंडियन नहीं रहते, इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। बाकी के 3 ऑप्शन आपके सही हैं। तो इस तरह से आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का कि चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं है, तो वो नहीं है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? किसकी लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन सारे आसान ही रहेंगे तो फिर बात ही क्या है। तो कुछ कठिन प्रश्नों से भी आपको परिचित होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ जो है कि आयोजित की जाए। अब इस प्रश्न की व्याख्या में देख लीजिए आप कुछ जानकारी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में, कब? 1918 में, वर्ष 1918 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें उसने कहा कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी भी बढ़नी चाहिए। किसमें? प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को लेकर के महोदय चिंतित थे और इन्होंने 1918 में अपनी एक जो है कि मांग रखी थी। रिपोर्ट में यह भी इन्होंने अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा जो परीक्षा है इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए और उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। कितने पद? 1/3। किसके लिए? इंडियंस के लिए। किसमें? हाईएस्ट जो उच्च सेवा के पद हुआ करते थे उनमें। बड़ी अच्छी सोच ये रखते थे लगता है भारत के बारे में। फिर इन्होंने कहा था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही इनकी बात को मानते हुए 1922 में ये प्रावधान किया गया कि इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन शुरू हो जाता है। तो अगर आपसे आगे सवाल पूछा जाए कि किस वर्ष से सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत और इंग्लैंड में एक साथ होने लगा, तो वो ईयर रहेगा 1922। और जो एचिसन आयोग था इसके बारे में जान लीजिए कि एचिसन आयोग ने 1887 में, कब? 1887 में
तो नियंत्रक पर देखिए, आपको सबसे आसान मुझे लग रहा है कि यही मिला लेंगे आप लोग कि सर्वोच्च ईसाई मिशनरियों को जो भारत में प्रवेश दिया गया, आपने देखा था कि 1813 में 3 प्रावधान थे। एक तो 1 लाख बजट, दूसरा ईसाई मिशनरियों का प्रवेश, और तीसरा जो था वो चाय और चीन को छोड़ करके बाकी सभी मामलों में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। तो मिशनरियों को प्रवेश मिलता है वो आपको 1813 के अधिनियम से। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य देखा था आपने, मैकाले साहब आए थे, वो 1833 के ही अधिनियम का प्रावधान था। बचा आपका नियंत्रक परिषद, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, वो पिट इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
सुना जाता है। द्वैत शासन कई जगह आया है, आगे आप लोग धन्यवाद।